नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए रसायन विज्ञान को। तो अब जो आपका टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम का। तो इससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ केमिकल इक्विलिब्रियम में बी स्टेबलाइज्ड बाय स्टार्टिंग रिएक्शन विद इक्विलिब्रियम की जो आपकी केमिकल इक्वेशंस होती है ना, तो वो आपका रिएक्टेंट से क्या कर देते हैं, आपका प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्रोडक्ट ही क्या हो सकता है, आपका रिएक्टेंट हो सकता है। और प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट को प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब आपका क्या चलता है, दोनों तरफ चलता है। और उसको इस तरीके से ये आपका जो होता है, इस तरीके से आपका ये सिंबल बन जाता है इक्विलिब्रियम का। तो ये आपने याद रखना है। तो रिएक्टेंट होंगे तब भी काम चल जाएगा, प्रोडक्ट्स होंगे तब भी काम चल जाएगा, और अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों है तब भी काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा ऑल ऑफ द एबव बनेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, देखो लिखा हुआ है द केमिकल रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द कोर्सेज ऑफ द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। आपकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है वो हमेशा रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन शो करती है, मतलब वापस आ सकती है। in which no net changes in the amount of the reactant in the product occurs। इसमें आपका कोई भी चेंज देखने नहीं मिलता कि जो आपका रिएक्टेंट की अमाउंट है उसमें कोई चेंजेस आ जाएगा या हीट लॉस हो जाएगी, इस तरीके कुछ देखने को नहीं मिलता, ना ही प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। A reversible chemical reaction is one in which the products, as soon as they are formed, react to the produce the original reactant at equilibrium. The two opposing reactions go on at the equal rates or the velocities, hence there is no net change in the amount of the substance involved. The condition that pertain to equilibrium may be given quantitative formulation। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आपका ये वाला साइन आ जाता है ए रिवर्सिबल है आपका बी प्लस सी। द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन द राइट r1 is given by the mathematical expression based on the law of the mass action r1 equal to k1a, where the k1 is the reaction rate constant and the symbol is parenthesis represented the concentration of a. The equation allow the calculation of the equilibrium constant on the relative amount of the products and the reactant present at the equilibrium for measured or derived value of the standard free energies of the substance. The value of the equilibrium constant varies with the temperature and the pressure according to the principle of the ले चैटलियर। ये आपके थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये आपकी कोई केमिकल इक्वेशन है, तो आगे की तरफ जो होता है वो कॉफिशिएंट होता है, ये आपने याद रखना है। आगे की तरफ जो लिखा होता है और जो नीचे की तरफ लगा होता है उसे सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। यहाँ पर जो आपका ब्रैकेट में जो आपको दिख रही है ये फिजिकल स्टेट्स होती है। यहाँ पे एस लिखा होता है सॉलिड को दिखाता है, जी आपका गैसेस को दिखाता है, और ए क्यू अगर आता है आपका ए क्यू, अगर ए क्यू लिखा रहेगा तो वो एक्वा सॉल्यूशन को दिखाता है, मतलब वाटरी सॉल्यूशन को दिखाता है, लिक्विड सॉल्यूशन को दिखाता है। तो ये आपने याद रखना है। ये वाला साइन जो होता है आपका रिएक्शन एरो होता है, इसे यील्ड भी लिखते हैं, ये आपने याद रखना है। वही अगर मैं बात करूंगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि अगर आप कहीं से भी चल जाओ, चाहे आप फॉरवर्ड रिएक्शन में चलो जहां पर आपका हाइड्रोजन और आयोडीन मिला के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो H2 के 2 मॉलिक्यूल हैं, H के 2 मॉलिक्यूल हैं, I के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, और ये आपका 2HI को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम है और आपकी बैलेंस हो रही है इक्वेशन, H के भी 2 और I के भी 2, और इसका उल्टा चल सकते हैं 2HI। तो देख लीजिए अगर आपके पास रिएक्टेंट है तब भी काम चल जाएगा, तब भी आप 2HI तो बना ही दोगे। और अगर आपके पास प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट बना, इसको अगर आप रिएक्टेंट बनाते हो तब भी आप क्या कर सकते हो, इसे तोड़ सकते हो H2 और I2 में। तो ये हो जाते हैं कि रिवर्सिबल। तो ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। और यहाँ पर क्या लग जाता है साइन आपका, ये वाला लग जाता है कि अगर आप लिख सकते हैं तो H2 गैसेस फॉर्म में और I2 आपके गैसेस फॉर्म में, ये रिवर्सिबल हो जाएगा, 2HI गैसेस फॉर्म में निकाल देगा। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर चलेंगे तो इस तरीके की बनेगी, और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन चलेगी तो इस तरीके की बनेगी। तो याद रखना, अगर रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है तब भी काम चल जाता है रिवर्सिबल इक्वेशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और अगर आपका क्या है, केवल आपका प्रोडक्ट दे रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में, आपको प्रोडक्ट आपका क्या रहता है, रिएक्टेंट की जरूरत पड़ती है, रिवर्सिबल में आपको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किचन सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड एज द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री मतलब होता है सूंघने में, यानी पता लग सके कि एक्चुअल में ये किस तरीके की, जो इस पर गंध आ रही है, क्यों आ रही है, किस तरीके से आ रही है। तो इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है आपका कौन सा, प्याज। तो देख लेते हैं। एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इज अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में बोला जाता है आपका घ्राण संकेतक। तो लिखा हुआ एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस हुज स्मेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन द वेदर इट इज मिक्स्ड विद एन एसिडिक और द बेसिक सॉल्यूशन। अब मेनली इसे इंडिकेटर का यूज किस में किया जाता है कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन का आपको पता लगाना है। आगे लिखा हुआ है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड इन द लेबोरेटरी
to test whether a solution is a base or an acid. A process called the olfactory titration. Those substances whose smell order changes in acidic or the basic solution are called the olfactory indicators. Onion extract and the vanilla extract are the types of the olfactory indicators. अच्छा, दो का इस्तेमाल किया जाता है, ये तो अनियन का यूज़ कर लो या तो फिर वनीला का यूज़ कर लो. अच्छा देखा, अनियन हैज़ अ ग्रेट स्मेल. आप जानते हैं इसमें आपकी क्या आती है, एक तीक्ष्ण गंध आती है. व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड, द अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड. अब याद रखना, अगर इसे बेस सॉल्यूशन में, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में अगर सॉल्यूशन में डुबो दिया जाए तो जो अनियन की स्मेल है वो आती नहीं है. बात समझ में आ गई? आपका क्या हो जाता है, ये आपका बोल सकते हैं आपका ऑर्डरलेस हो जाता है. वहीं अगर इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दे, HCl में डाल दे, तो लिखा HCl डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ अनियन. तो वो उसके अंदर क्या करता है, आपकी जो बोल सकते हैं जो आपका ऑर्डर है, जो उसका बोल सकते हैं जो स्मेल है वो बनी रहती है. सेम वनीला के केस में भी होता है. हाइड्रोक्साइड में अगर डाला जाएगा तो वो स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, और HCl में डाल दिया जाएगा, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा, तो उसकी स्मेल बनी रहेगी. तो ये आपने याद करना है. चलो एक क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा हूँ मैं, होमवर्क है, और इसको मैं क्या कर दूंगा आपका बोल सकते हैं आपका जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल दूंगा. आप मुझे बताएंगे जो अनियन में जो गंध आती है ना, वो किसकी आती है, स्मेलिंग एजेंट कौन सा है इसके अंदर. ये क्वेश्चन है आपके लिए. चलिए बाकी देख लेते हैं. इंडिकेटर और नेचर देख लेते हैं. तो एसिड और बेस में देखते हैं. लिटमस सॉल्यूशन का अगर देखा जाएगा तो पर्पल नेचर होता है. अगर ये रेड कलर दे रहा है तो आपका एसिडिक है, और ब्लू कलर दे रहा है तो आपका बेसिक है. टर्मरिक सॉल्यूशन जो होता है हल्दी का, तो हल्दी आपकी कैसे होती है, ये भी इंडिकेटर का काम करती है. तो अगर आपका कैसा है, ये होती है आपका नेचर वाइज कैसे होती है, येलो होती है. अगर ये एसिड में तो ये अपना रंग चेंज नहीं करेगी, ये आपने याद रखना है. पर जैसे ये बेस में डाल दी जाती है ये रेड कलर में आ जाती है. ठीक है. बीट रूट जूस की बात करें, चुकंदर की बात करें, तो ये पर्पल कलर का होता है. एसिड में डालेंगे तो अपना रंग नहीं बदलेगा, पर बेस में डालेंगे तो अपना कलर येलो कर देगा. रेड कैबेज जूस आता है जो आपकी लाल गोभी होती है, तो अगर उसका कैसा होता है, कलर पर्पल होता है. और अगर इसे एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो पिंक और रेड कलर देगा. वहीं अगर बात की जाएगी कि अगर बेस में डाला जाएगा तो ग्रीन और येलो कलर देगा. तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं आपके. चाइना रॉस सॉल्यूशन की बात करें, रेड कलर का होता है, मैजेंटा कलर देता है एसिड्स में, और ग्रीन कलर देता है आपका बेस में. यहाँ पे देखते हैं लिटमस पेपर का कई बार आ जाता है. तो लिटमस पर रेड लिटमस पेपर जो होता है, अगर रेड इस्तेमाल किया जाए तो एसिड के साथ, क्योंकि एसिड है तो आपका रंग चेंज नहीं होता. और वहीं अगर बेस में डाल दिया जाए तो ये कलर को क्या कर देगा, रेड को ब्लू कर देगा. ये आपने याद रखना है. वहीं ब्लू लिटमस पेपर की बात की जाए तो ये आपका किसको चेंज करने के लिए आता है, आपका ये एसिड टेस्ट के लिए आता है. तो ब्लू जो होता है रेड हो जाता है एसिडिक केस में, और बेसिक केस में अपना रंग चेंज नहीं करता. ये आपने याद रखना, कई बार पूछा जाता है पेपर में. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसिड यूज इन द कार बैटरीज. तो एसिड में जो यूज़ होती है वो होती है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड. ये आपने याद रखना है. और इसे वेट बोल सकते हैं, वेट बैटरी भी बोला जाता है, गीली होती है ये. तो लिखा होता है एसिड यूज इन द कार बैटरी इज द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. Battery acid is sulfuric acid that has been diluted with the water to attain the 37% concentration level. Car or the automotive, battery acid is 30 to 50% sulfuric acid in the water. ये आपने याद रखा है. One of the major use of the sulfuric acid in the production of the fertilizer, वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है. Phosphate rock is treated with the sulfuric acid to produce the water soluble phosphates which are essential for the plant growth and the survival. ठीक है. तो आपका जो फॉस्फेट रॉक है उसे किसके ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के. क्योंकि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना वो एसिड रेन में होता है. जब आपकी बारिश होती है, खासकर जो एसिड रेन होती है उसमें आपके क्या होते हैं, H2SO4 होती है, जो क्या करती है कि प्लांट जो आपका क्या होता है, फाउना होता है, सॉरी फ्लोरा होता है, उसे खत्म करने की कोशिश करता है. तो उसे बचाने के लिए फॉस्फेट रॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है. सल्फ्यूरिक एसिड वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एसिड रेन. ये भी आप याद रखना. A lead acid battery consists of the two lead plates separated by the liquid or the gel containing sulfuric acid in the water. The working of the lead acid battery involves the formation of the lead sulfate by the oxidation of the lead. अच्छा इसमें क्या होता है आपका lead sulfate होता है, याद रखना. Lead at the anode and reduction of the lead dioxide at the cathode. During the battery charge, the lead sulfate is converted back to the lead and lead dioxide, releasing the sulfuric acid into the electrolytes. As sulfuric acid is consumed during the discharge process and released during the charging process. ठीक है. A specific gravity of the electrolytes changes during the battery use and the charge. अच्छा एसिड रेन में देखना, तो जो आपके औद्योगिक या जितने भी आपकी क्या होती हैं इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, अगर वहाँ से किसी भी तरीके से आपका NO2 पॉल्यूटेंट और SO2 पॉल्यूटेंट आ रहा है तो वो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर, ठीक है ना, आपका जो बारिश होगी, तो जब बारिश होती है तो कौन कौन से आपके सब्सटेंसेस निकाल देता है, H2SO4 निकाल देता है, और एक नाइट्रिक एसिड निकाल देता है HNO3. और ये क्या करते हैं, ये खतरनाक होते हैं किन के लिए, पेड़ों के लिए. तो ट्रीज किल्ड बाय द एसिड रेन, ये आपने याद रखना है.
अच्छा एक चीज़ याद रखना, आपने शायद से देखा हो कि नहीं देखा हो कि जब कई दिनों बाद बारिश होती है, 2 3 4 5 महीने बाद बारिश होती है, तो आपका एक एसिडिक इन्वायरमेंट आपका क्या होता है, बोल सकते हैं थोड़ा सा, बोल सकते हैं इस जगह जो आपका कौन सा है ट्रोपोस्फेयर है, वहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट बनने लग जाता है। तो जब पहली बारिश होती है कई दिनों बाद आपकी देखने को मिलती है, तो वो एसिडिक रेन ही होती है, उसमें थोड़ा सा एसिड मौजूद होता है। तो आपने देखा वो कई लोग क्या करते हैं, उस पानी को किस में डाल देते हैं, आपकी बैटरी में डाल देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका H2SO4 कंटेंट मौजूद होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द केमिकल रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम। Only the forward reaction stops, only the reverse reaction stops, the rate constant for the forward and the reverse reaction are equal, the rate of the forward and reverse reaction are equal। अभी तो बताया था कि जो रेट होता है फॉरवर्ड रिवर्स का क्या होता है, आपका रिएक्शन का क्या होता है, बराबर होता है, बताया था ना आपको। जैसे हाइड्रोजन और जो आपका आयोडीन होता है वो रिवर्सिबल होता है, और ये क्या बनाता है, 2HI बना देता है, और इसी से क्या बन जाता है, रिवर्सिबल होता है। तो 2HI से आप H2 और I2 क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन है। अब ये चीज़ मैं पहले वाले क्वेश्चन में सारी चीज़ पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा इस बार इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन है, दोनों मिला के आपका क्या अमोनिया बना देते हैं। अमोनिया को अगर तोड़ेंगे तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड को तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन निकल जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl, वो आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टूट जाता है। वहीं अगर अमोनिया और HCl को मिलाएं तो आपका NH4Cl बन जाएगा। बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड 2SO2 और O2, SO2 के 2 मॉलिक्यूल और O2 ऑक्सीजन, तो इससे क्या बन जाता है, आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाता है 2SO3, तो आपका रिवर्सिबल है। वही ये वाला एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ, हाइड्रोजन और आयोडीन, तो ये बना देता है हाइड्रोजन आयोडाइड। वहीं अगर बात करें PCl5, तो फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड जो है वो टूट जाता है PCl3, मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में और Cl2 में, और रिवर्सिबल इक्वेशन ये आपकी होती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिस्टम इज सेट टू बी इन द थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम। अच्छा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तीनों एक साथ देखने को मिले। तो पढ़ लेता हूँ मैं पहले, तब आपको समझा दूंगा बाय एग्जांपल। तो लिखा, अ सिस्टम इज सेट टू बी द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द कंडीशन फॉर द फॉलोइंग आर द 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। पहला आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो लिखा हुआ है वेयर देयर आर नो अनबैलेंस फोर्सेज विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, द सिस्टम इज सेट टू बी द अंडर द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सिस्टम इज सेट टू बी द केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर आर नो केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम और देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर ड्यू टू द डिफ्यूजन। तीसरा लिखा हुआ है थर्मल इक्विलिब्रियम, तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज यूनिफॉर्म एंड नॉट चेंजिंग थ्रू आउट द सिस्टम एंड ऑल्सो द सराउंडिंग, द सिस्टम इज सेट टू बी द थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर आपके समझ में है तो ये आपका एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। देखो लिखा हुआ है टू सिस्टम आर सेट टू बी इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन दे आर इन द थर्मल, मैकेनिकल एंड द केमिकल इक्विलिब्रियम विच विद ईच अदर। अब यहाँ पर देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, बिकॉज वाटर टेम्परेचर एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर आर सेम द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर अगर देखेंगे वाटर बॉटल है और इसका जो वाटर का जो टेम्परेचर इस बोतल के अंदर वो कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके चारों तरफ का जो आपका क्या तापमान है, सराउंडिंग्स का तापमान है, मतलब जो बोल सकते हैं उसका जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर भी क्या आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये बराबर है तो ये बोला जाएगा आपका कौन सा थर्मल, आपका क्या इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर सराउंडिंग का और जो आपका क्या ऑब्जेक्ट है उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा मैकेनिकल देखते हैं, तो बिकॉज आउटसाइड प्रेशर एंड इनसाइड प्रेशर आर सेम। आपका जो सराउंडिंग का प्रेशर है और जो आपका बोतल प्रेशर है वो भी क्या अगर सेम हो तो उसे बोला जाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, बिकॉज केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वाटर इज सेम इन द एंटायर बोतल, मतलब कि अगर आपका बोतल के अंदर आपके जो क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका कंपोजिशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो बोला जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके वाटर केमिकल, ऐसा तो नहीं कि आपके ये बदल रहे हैं, तो सेम केमिकल कंपोजिशन H2O का आउटसाइड द इनसाइड द प्रेशर ऑफ द सेम है। देखो अगर आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर सेम है तो मैकेनिकल है, अगर आपका H2O नहीं बदल रहा है, बोतल के अंदर नहीं बदल रहा है, ऊपर भी और नीचे भी सेम है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा। और अगर आपका टेम्परेचर सराउंडिंग और वाटर टेम्परेचर सेम है तो वो भी क्या होगा आपका, बोल सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वहां पे आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन डिफाइंस द बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ मैं बता देता हूँ, ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स है ना मॉलिक्यूल्स। जब कभी भी यानी बॉन्ड लेंथ नापी जाती है तो न्यूक्लियस से किन्हीं भी दो आपके क्या होंगे, अगर एटम्स होंगे तो उन दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस के बीच में जो आपके क्या होता है प्रोटॉन होते हैं या न्यूक्लियस मान लीजिए, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसी को आपका क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। ये आप याद रखना, मैं आगे एग्जांपल से समझा दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड लेंथ आर मेजर्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक, देख लेना कौन कौन से होते हैं आपके मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट। तो लिखा एक्स-रे डिफ्रैक्शन एंड द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। इन द केस ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, अब मैंने बताया था कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह के होता है, आपका कौन सा होता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल।
The contribution from the each atom is called the covalent radius of that atom. The covalent radius is measured approximately at the radius of an atom's core, which is contact with the core of the adjacent atom in the bonded situation. The attractive force which hold various, अब the chemical bonding क्या होता है, hold various constituent जैसे atoms ion को बांध के रखता है together in different chemical species is called the chemical bond. जो एक दूसरे atoms को क्या बांध के रखे, या फिर जो molecules हैं उस वो मतलब सेम मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में भी क्या हो सकता है, आपका केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है. द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स इन डिफरेंट वेज. देयर आर द कॉसल-लेविस अप्रोच जो थी उन्होंने दी थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन दिया था थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. Cousel and Lewis were the first to provide some logical explanations of the valence, which was based on the inertness of the noble gases. Lewis postulated that atoms achieve stable octet when they are linked with the chemical. ये तो होता ही है. लुइस ने ये बता दिया था कि आपके जो कौन होंगे एटम्स होंगे, अगर उनका ऑक्टेट फुल हो जाता है, अब वो शेयरिंग करेंगे. मान लीजिए अगर वो क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, एक केमिकल बॉन्ड आ जाएगा. केमिकल बॉन्ड आ जाएगा तो उनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. तो ये आप याद कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट आता है कोवेलेंट बॉन्ड. व्हेन द टू एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू बी. अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर हो रहा है तब वो बोला जाता है आपका कौन सा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. बात समझिए, जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, एक दे रहा है एक ले रहा है, तो अब आपका सिंगल बॉन्ड है. दो ले रहा है दो दे रहा है, तो आपका क्या है, डबल बॉन्ड है. तीन ले रहा है तीन दे रहा है, तो आपका क्या, ट्रिपल बॉन्ड है. इन मैनी कंपाउंड वी हैव द मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स. द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स इन विजाक्स the sharing of the more than the one electron pair between the two atoms. If two atoms share the two pairs of the electron, the covalent bond between them is the double bond. For example, the carbon dioxide जो होता है आपका CO2 होता है, तो आप जानते हैं CO2 होता है, तो ये किस तरीके से हो जाता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. तो ये कितना होता है आपका 8 होता है, 2 6, इसको 2 की जरूरत पड़ती है. कार्बन कितना होता है 6 ना, तो 2 4, ठीक है ना. तो यहाँ पे कितना हो जाता है, अगर 8 की बात करूँगा ना, तो ऑक्सीजन कितना होता है 8 ना, तो 2, तो 1s2 2s2 और 1s2 2s2 और 2p4. तो इसको कितने की ज़रूरत होती है आपका, आउटर मोस्ट में कितना होता है, आउटर मोस्ट में 1s2 2s2 और 2p4. तो आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 4 ना, ठीक है 4, ठीक है. अगर कार्बन की बात करूँगा तो 1s2 2s2 और 2p2, तो इसके कितने होते हैं 2. और अगर इसकी बात करूँगा तो इसके भी 4 हो जाएंगे, ठीक है. तो ऑक्टेट अगर फुल करना है तो क्या हो जाएगा आपका, तो 2p6 चाहिए, तो यहाँ से क्या कर देगा, ये शेयर कर देगा, यहाँ से ये क्या कर देगा, शेयर कर देगा, ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं. व्हेन कंबाइनिंग द एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, द केस ऑफ द 2 नाइट्रोजन एटम्स इन द, अब जैसा N2 होता है, तो N2 कितना होता है, नाइट्रोजन होता है आपका 7, तो 7 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p3, 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है. तो इसको कितना चाहिए होता है, पी में भरने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होता है ना. 3 चाहिए होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बना देता है. जैसे ऑक्सीजन है उसको कितना चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन को चाहिए होता है कितना आपका 2p4 होता है, तो उसको कितना चाहिए होता है 2 चाहिए होता है. कार्बन को कितना चाहिए होता है 4 चाहिए होता है, तो इन दोनों से ले लेता है 2 इससे 2 इससे, ताकि वो कंप्लीट कर सके, ठीक है. अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर, देख लीजिए. तो ये देख लीजिए, ये आपका जैसे कोई आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, कुछ भी मान लीजिए. तो यहाँ पे जो आपका क्या न्यूक्लियस है, तो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है. तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा उसी को क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ. तो न्यूक्लियस के जो होता है ना, दोनों जो आपके एटम्स हैं उन दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, आपका बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. यहाँ पे एटम ए, यहाँ पे एटम बी है, बॉन्ड लेंथ तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ए एंड बी. तो ये क्या हो जाएगा आपका आर ए, इसकी क्या आपकी रेडियस है, और इसकी रेडियस है न्यूक्लियस से. तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड लेंथ बन जाएगी. अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई थी कि अगर आपका कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन आती है तो सिंगल बॉन्ड कंपोजिशन क्या होता है, सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड निकलता है. डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई निकलता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड निकलते हैं. रोटेशन की अगर बात करें तो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो फ्री रोटेशन कर लेता है, डबल बॉन्ड नहीं कर पाता, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं कर पाता. लेंथ की अगर बात करें, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है लेंथ में. तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में आपका जो है वो सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी जो आपकी लंबाई होती है 154 पिकोमीटर होती है. पिकोमीटर, आप कंफ्यूज मत हो जाना, पिकोमीटर जो होता है वो होता है आपका मैं पूरा ही लिख देता हूँ, पिकोमीटर. तो एक्चुअल में एंगस्ट्रॉम से कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को ए से भी शो करते हैं, इस तरीके से शो कर देते हैं. और 1 मीटर में अगर मैं बोलूँगा तो 10 टू दी पावर, नहीं सॉरी, 1 एंगस्ट्रॉम में अगर मैं बोलूँगा 1 एंगस्ट्रॉम में, तो ये होता है आपका 10 टू दी पावर -10 मीटर.
एटम्स का जो साइज होता है इतना ही होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, देखो लिखा हुआ है लेंथ जो होती है सिंगल बॉन्ड की लॉन्गेस्ट होती है, डबल बॉन्ड की मिडिल के आसपास बीच में होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की शॉर्टेस्ट होती है। अब एक चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा बॉन्ड छोटा होता चला जाएगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी 134 है, इसकी 120। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ट्रिपल बॉन्ड, और वीकेस्ट कौन सा होता है आपका, अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड होता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं वाई सॉल्ट एडेड इन द आइसक्रीम्स। तो सॉल्ट क्या कर देता है कि मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ताकि जो आपकी आइसक्रीम है वो क्या कर सके जीरो, क्योंकि आप जानते हैं ना जैसे नॉर्मल जो आपका रूम टेम्परेचर होता है मान लीजिए, तो वो कितना होगा, आइसक्रीम तो गर्मी में खाई जाती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर अगर मान के चलो अगर वहाँ पे टेम्परेचर 20 से आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी है, तो क्योंकि जो आपकी आइस है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगी कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। बात समझ में आई, तो वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगी, तो आइसक्रीम क्या हो जाती है आपकी जल्दी से क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि आप कभी भी देखना, अगर एक वीडियो पड़ी होगी, एक वीडियो है आपकी यूट्यूब में, उसे देखना, वो बहुत अच्छे से समझा रखा है उसमें, उसको मैं क्या कर दूंगा कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उसे देख लेना। तो होता क्या है कि जैसे ही क्या कर देते हैं आप, जैसे उसमें ये दिखा रखा है जैसे आपने मिल्क लिया, मिल्क के साथ आपने क्या लिया, शुगर ली, और शुगर के साथ उसमें फ्लेवर डाल दिया, वेनिला फ्लेवर डाल दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि इसमें अब आप बोलोगे सॉल्ट डाला जाता है तो सॉल्ट का स्वाद क्यों नहीं आता। जैसे आपने इसे एक बैग में पैक कर दिया, इन तीनों को एक बैग में पैक कर दिया, और बाहर से एक और इसमें इसे क्या कर दिया आपने, लॉक कर दिया इस बैग में, एक बाहर से एक और बैग आपने लगाया, और उसमें क्या डाल दी, आइस डाल दी। आपने क्या डाल दी, आइस डाल दी। आइस के साथ आपने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट क्या करता है कि इसका जो आपका बॉइलिंग सॉरी जो आपका क्या है मेल्टिंग पॉइंट है उसे घटा देता है। घटा देता है मतलब वो लॉन्ग टाइम तक आपका क्या है, जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अभी आएगी तब भी क्या होगा, वो उतनी जल्दी से पिघलेगी नहीं। तो आप जब जब वो इस चीज़ को करता है ना, आइस और सॉल्ट मिलाता है, तो ये बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, भारी रख के फ्रीज में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये आपकी क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। तो सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो क्या कर सकता है आपके आइस को, आइस के साथ, या बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर सकता है, घटा सकता है। ठीक है ना। डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, जब आपका आइस होता है तो डिफरेंट टेम्परेचर जैसे उसे क्या लाते हैं, रूम टेम्परेचर पर लाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो धीरे धीरे उसका क्या होगा, आपका जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा, होगा ना। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर होगा और वो फिर किस तरफ आएगा, आपका रूम टेम्परेचर की तरफ आएगा, उससे मैच खाएगा। पर उसमें ये भी दिखा रखा है जैसे ही आप आइस के साथ के मिला देते हैं, या जो आपका वाटर था उसमें जैसे आप सॉल्ट मिला देते हैं, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, फिर से लो होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, लो होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो इस तरीके से ग्राफ जाता है, जब आपने विदाउट सॉल्ट थे तो इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर एक इस तरीके से सीधा हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, मतलब ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे उस एक पॉइंट पे उसमें सॉल्ट ऐड ऑन हुआ, उसका टेम्परेचर फिर से डाउन होने लग जाता है इस तरीके से। तो ये आप समझ आना। तो याद रखना जैसे सॉल्ट ऐड ऑन होता है आइसक्रीम में, तो सॉल्ट क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है मेल्टिंग पॉइंट को। ठीक है ना। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ, लिखा हुआ है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंसेज इज द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस अटेन एन इक्विलिब्रियम. It can also be identified as the minimum temperature that is required to initiate the conversion of the solid state of a matter to its liquid state. The melting point of the ice is 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इसका क्या होता है आपका, देखो मेल्टिंग भी होता है, ये फ्रीजिंग भी होता है. At this temperature the ice is equilibrium with its liquid state water. When only ice is used to make the ice cream at the 0 degree centigrade, ice starts melting by absorbing the energy from its environment in the form of the heat. Addition of the salt to ice while making ice cream lower द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस. ये क्या करता है, लो कर देता है. द टेम्परेचर एट विद द इक्विलिब्रियम बिटवीन द आइस एंड इट्स लिक्विड स्टेट विल बी अचीव्ड इन लोअर. तो क्या होता है कि जो आपका मेल्ट जितना जल्दी होना होता है वो क्या होती है, वो रिएक्शन को क्या करता है, लो कर देता है. मतलब मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाता है, जिससे आपकी जो बोल सकते हैं आइसक्रीम वो जल्दी नहीं पिघलती. तो सॉल्ट इज एडेड टू इंक्रीज द सॉल्ट इज एडेड टू आइसक्रीम टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइसक्रीम्स. अच्छा लिखा होता है सेम प्रिंसिपल यूज टू एंड अप्लाई टू द क्लियर द स्नो फ्रॉम द रोड्स ड्यूरिंग द स्नोफॉल्स. The depression of the freezing point depends upon the concentration of the salt added. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द प्रेशर ऑफ द पीस ऑफ द आइस इज इंक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो जब आपका प्रेशर लगाया जाता है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है आपका, याद रखना. मेल्टिंग पॉइंटर किसका, मतलब प्रेशर आपका जो होता है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन शो करता है किससे, मेल्टिंग पॉइंट से. ये आपने याद रखना है. तो ये डिक्रीज होने लग जाता है,
मैं पढ़ लेता हूँ. विद द इंक्रीज इन द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज डिक्रीज बिकॉज विद द इंक्रीज इन द प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीज. जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और आपका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होने लग जाता है. एट हायर प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज लोअर्ड. याद रखना जब आपका हाई प्रेशर होता है तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका वाटर का वो क्या हो जाता है कम हो जाता है. मीनिंग दैट इट विल रिमेन द लिक्विड एट द टेम्परेचर बिलो द इट्स ऑर्डिनरी फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब वो आपका किस फॉर्म में रहेगा लिक्विड फॉर्म में रहेगा. फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो किस में रहेगा आपका बोल सकते हैं वाटर फॉर्म में रहेगा. अच्छा फॉर मोस्ट सब्सटेंस इन द इक्विलिब्रियम एंड इंक्रीज इन द प्रेशर विल इंक्रीज द फेस ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर द लिक्विड एंड द सॉलिड. अभी याद रखना कि अगर इंक्रीज करते हैं प्रेशर को तो आपका क्या होता है इंक्रीज हो जाता है फेस ट्रांजिशन में टेम्परेचर के भी. और जब आपका क्या जाता है जब आपका किस में लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस में देखा जाता है. अच्छा लिखा हाइवर वाटर इज वन ऑफ द फ्यू एक्सेप्शनल सब्सटेंसेस फॉर विच द इंक्रीज इन द प्रेशर रिजल्ट. अब वो तो अलग से चलता है ना. आपकी जो डेंसिटी होती है जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने क्या करता है हाईएस्ट डेंसिटी अचीव कर लेता है मैक्सिमम डेंसिटी जो अचीव कर लेता है वाटर. तो एक्सेप्शन ऑफ वाटर को मान के चलोगे बाकी आपका सॉलिड्स के लिए चलेगा इन लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांजिशंस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीज्ड द रिजल्ट ऑफ द. तो क्या होता है जैसे जैसे आप वेपर आपकी जो बोल सकते हैं वेपर प्रेशर अगर आपकी क्या होगी वो बोल रहे हैं डिक्रीज होगी तो उसी के साथ आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो इंक्रीज होने लग जाएगा. क्यों लग जाएगा एंड इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो पढ़ लेते देखो लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर मे बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेशर अबव द लिक्विड इन द इक्विलिब्रियम विद इन द लिक्विड एट द टेम्परेचर. अच्छा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. याद रखना कि आपकी जो वेपर प्रेशर होती है किसी भी सॉल्यूशन की. अब सॉल्यूशन में आप जानते हैं दो चीज़ें होती हैं. आपका एक तो क्या होता है सॉल्वेंट होता है और एक होता है सॉल्यूट और इन दोनों से आपका सॉल्यूशन बन जाता है. तो अगर आपका सॉल्यूशन है तो वहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है आपका क्या हो जाता है आपका लो हो जाता है. लिखो ना वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर इज लोअर देन दी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर. तो आपका सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर आपका कम हो जाता है सॉल्वेंट के मुकाबले. अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज गिवन बाय. तो पी ए इक्वल टू पी ए 0 या नॉट बोल सकते हैं एक्स ए. पी ए क्या आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट है. पी ए नॉट आपका क्या वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट है. और एक्स ए क्या आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है जो इक्वल टू द एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए. अच्छा कुछ आपके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको वेपर प्रेशर को. जैसे नेचर ऑफ द लिक्विड ये भी डिपेंड करता है. जैसे इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन द लिक्विड आर वीक. आप जानते हैं आप जैसे सॉलिड्स का जो क्या होता है सॉलिड्स में आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है हाई होता है. उसके बाद आपका किस में होता है लिक्विड्स में. उसके बाद आपका किस में होता है गैसेस में. अब मुझे बताओ कि वेपर प्रेशर किस में सबसे ज़्यादा होगा आपका गैस में ज़्यादा होगा ना. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर आपका घटते हुए चले तो आपका जो क्या होगा वेपर प्रेशर वो बढ़ने लग जाएगा. तो लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल कैन इजीली लीव द लिक्विड एंड कम इनटू द वेपर फेज एंड हैंस द वेपर प्रेशर इज हायर. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर आपका वीक पड़ता है तो आपका क्या हो जाता है वेपर प्रेशर हाई हो जाता है. ठीक उल्टा चलेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग पड़ता है तो वेपर प्रेशर वीक पड़ जाएगा. अच्छा दूसरा आता है टेम्परेचर का. एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज वेपर प्रेशर इज इंक्रीज. आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड से आपका गैस में बदलना स्टार्ट हो जाता है. तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर भी आपकी क्या होगी लिक्विड की इंक्रीज कर जाएगी. अच्छा अगले इट इज गिवन व्हेन द सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीज. अब तो क्या होता है जैसे आप क्या करते हो सब्सटेंस को क्या करते हो डिसॉल्व करते हो सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर भी क्या होने लगता है डिक्रीज होने लगता है. जबकि मैंने बताया था कि अगर आपका जैसे ये तो सॉल्यूशन हो जाता है ना कि सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों आ जाते हैं. पर अगर प्योर आपका क्या सॉल्वेंट है तब आपका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है. ठीक है ना. इसलिए तो बोलते हैं कि जब क्या बनाया जाता है खाना बनाया जाता है तो खाने को पकाने के लिए अच्छे से या सब्जियों को गलाने के लिए उसमें क्या डाल दी जाती है अशुद्धियाँ डाली जाती हैं किस फॉर्म में सॉल्ट के फॉर्म में नमक के फॉर्म में. उससे होता क्या है कि आपका जो क्या होता है जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है आपका इंक्रीज हो जाता है उस समय बॉइलिंग सॉरी जो आपका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है. आगे लिखा हुआ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर एज द सॉल्वेंट. तो ये मैं बता चुका हूँ. अच्छा आगे लिखा हुआ सो एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस. ठीक है. हेंस व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीज द रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. अच्छा आगे लिखा बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called the boiling temperature at the pressure. When the external pressure is normal atmospheric pressure 760 Rm, the boiling point is called the normal boiling point. The normal boiling point of the water is 100 degree centigrade 373 K के आसपास होता है. When the external pressure is equal to the 1 bar. आप याद रखना प्रेशर की क्या होती है एक इकाई बार भी होती है और पास्कल भी होती है. The boiling point is called the standard boiling point of the liquid. याद रखना
कि 1 बार में क्या होता है आपका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड और 372.6 केल्विन, मोटा वाटी हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। अगली का सम एप्लीकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, तो लिखा हुआ है इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज हायर more heat will be required to make the vapor pressure equal to the external pressure and hence higher will be the boiling point। अब सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर हाई हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। दैट इज वाई इन हॉस्पिटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज्ड इन द ऑटो काफ्स in which the boiling point of the water is raised by using a weight to cover the vent similar to the external pressure is decrease। अगर एक्सटर्नल प्रेशर आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है आपका, लो हो जाता है। दिस इज द रीजन दैट लिक्विड बॉयल्स एट अ लोअर टेम्परेचर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। उसमें क्या होता है आप जानते हैं, जैसे जैसे आपका ऊंचाई की तरफ जाते हैं आपका जो प्रेशर होता है वो क्या होने लग जाता है, आपका रिलीज होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो आपने देखा होगा कि क्या होता है कि मैदानों के मुकाबलों में पहाड़ों में पूछा जाता है ना कि पहाड़ों में आपका खाना क्या हो जाता है, देरी से बनता है। उसका कारण क्या मैं बताता हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा तो खाना क्या होगा, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप जानते हैं कि खाना क्या आपका क्या होगा, वाटर क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट को पकड़ेगा। वहाँ पर क्या होता है, जल्दी कर देता है। जल्दी मतलब 90 डिग्री पे या 80 डिग्री पे पकड़ लेगा। तो अब बोलोगे ठीक तो है, बोल के 80 डिग्री पे गर्म हो रहा है, नहीं गर्म नहीं हो रहा, वो बॉइलिंग पॉइंट वो पकड़ दे रहा है। उससे होगा क्या कि जो आपका खाना है वो कच्चा रह जाएगा। पकेगा कब, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव करेगा। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, हाइट की तरफ जाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और आपका जो खाना वो लेट से बनता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है then on the seashore that is why as at hills use of the pressure cooker is essential for the cooking food। तो हिल्स में क्या होता है आपका कि प्रेशर कुकर क्या होता है आपका जरूरी होता है खाने को पकाने के लिए। नेक्स्ट लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कॉल्ड द एक्सेस प्रेशर नीड टू अप्लाई टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस to stop the passes of the solvent molecule through a semi-permeable membrane into the solution, it is denoted by the pi। Osmotic pressure is one of the colligative properties as it depends on the number of the solutes molecule and not on their identity। According to Van 't Hoff, for the dilute solution osmotic pressure is given by the pi equal to CRT। ये pi equal to N2 upon VRT आ जाता है, जहाँ पे C की वैल्यू ये है, और पाई वी इक्वल टू द W2RT अपॉन M2, जहाँ पे C के आपका मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी है, T टेम्परेचर है, W2 आपका मास ऑफ सॉल्यूट है, M2 आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट टाइम सॉल्यूशन, R क्या गैस कांस्टेंट है, V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर्स है, और N2 आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट्स है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो जैसे सॉल्वेंट मैंने के ले लिया, वाटर ले लिया, और सॉल्यूट में मैंने कोई भी ग्रीन कलर का कोई पाउडर ले लिया, मान लीजिए कोई ग्रीन पाउडर ले लिया। तो आप जैसे जानते हैं ये होता है आपका सॉल्यूट, ये क्या होता है आपका सॉल्यूट, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट उसे बोलता है जिसमें आपकी कोई चीज़ मिलाई जाएगी। सॉल्यूट जिससे मिलाया जा रहा है, सॉल्यूट क्या है, जिससे मिलाया जा रहा है। सॉल्वेंट जिसमें मिल जाएगा। तो जैसे मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दूंगा, जो आपका सॉल्वेंट का जो आपका क्या है सॉल्वेंट का कलर है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, जिसे बोला जाता है सॉल्यूशन। तो ये आपने याद रखना है, ये कैसा हो गया आपका ग्रीन कलर का। तो सॉल्यूट मेनली आपके किस फॉर्म में होते हैं, मेनली आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉल्वेंट मेनली आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस अगर किसी को समझ में आए तो देखो, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है कि मान लीजिए अगर कोई आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो वाटर फ्लो हमेशा किस तरफ होता है कि वो कॉन्टेमिनेटेड होगा। कॉन्टेमिनेटेड मतलब उसमें क्या आएंगी, अशुद्धियाँ आएंगी। ऑस्मोसिस इसे बोला जाता है। हमारे शरीर के अंदर भी क्या होती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस चलती है। बात समझ में आई। जो पानी है, पानी भी किस तरीके से चलता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू चलता है। बहुत आसान है कि अगर प्योर वाटर क्या हो रहा है आपका, गंदा हो रहा है, मतलब प्योर वाटर आपने देखा होगा ना, पानी कैसा हो रहा है, पानी अगर आज कैसा प्योर है तो कल परसों में क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस चलती है, जो नेचुरल प्रोसेस होती है। उसमें क्या आ जाते हैं, उसमें कई सारे कॉन्टेमिनेटेड वो आपके क्या सब्सटेंस आ जाते हैं और उसको किस में बदल देते हैं, एक सॉल्यूशन में बदल देते हैं। एक्चुअली में प्योर वाटर यहाँ पे किसका काम करता है, एक बोल सकते हैं सॉल्वेंट का काम करता है। ये कॉन्टेमिनेटेड जो आपके सॉलिड वेस्ट हैं या आपका किसका सॉल्यूट का काम करते हैं, और ये दोनों मिलकर आपका सॉल्यूशन बना देते हैं। तो एक्चुअल में प्योर वाटर किस तरफ जाता है, आपका एक डर्टी वाटर में बदल जाएगा। बस इतना याद रखना आपने, कैसा होता है, गंदा हो जाता है पानी, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जब आपका लगता है। तो नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल प्रेशर होता है। अब ठीक उल्टा चलता है, आपने सुना होगा जो आपके क्या होता है, वाटर प्यूरीफायर होते हैं। तो आपने सुना होगा उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो वाटर प्यूरीफायर्स में आपने सुना होगा आरओ, आप यूज़ करते हैं कौन सा, आरओ। वो आरओ और कुछ नहीं, वो रिवर्स ऑस्मोसिस को दिखाता है। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा करो। मतलब जो आपका कैसा है, डर्टी वाटर है या जो सॉल्यूशन है जिसमें कॉन्टेमिनेटेड आपकी कई सारी अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, तो उसमें आप क्या करता है, प्रेशर अब इस तरफ लगेगा और ये हाई प्रेशर होता है।
तो हाई प्रेशर जैसे लगा, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने क्या किया, वाटर फ्लो को इस तरफ बहाया, कॉन्टेमिनेटेड जितने भी आपके सब्सटेंस थे वो रुक गए, और वो बदल गया आपका डर्टी वाटर किस में बदल गया, आपका जो खराब पानी था वो किस में बदल गया, प्योर वाटर में। ये तो कंडीशन होती है, आरओ ये तो करता है कि जो आपका कैसा पानी रहता है, खराब पानी रहता है, गंदा पानी रहता है, उसे किस में बदलता है, प्योर वाटर में बदल देता है, ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया था कि जैसे आपका सॉल्ट वाटर होता है, जो ओशन वाटर होता है मेनली, ओशन वाटर में क्या होता है मेनली आपका ये सॉल्ट पाया जाता है, तो ये पीने लायक तो होता नहीं है। पर जो आपकी गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं, ये भारत में जहाँ पर क्या पानी की दिक्कत है, तो गल्फ़ कंट्रीज़ क्या करती हैं अपनी वाटर बोल सकते हैं कंजप्शन को पूरा करने के लिए क्या करती हैं, सागर से पानी निकाल के बड़ी बड़े जो आपके प्लांट्स होते हैं वहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू उससे आपके क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, या सॉल्ट पार्टिकल या जो दूसरे क्या होती है अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें निकाल कर आपका किस में बदलते हैं, प्योर वाटर में बदल देते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये होती है आपकी ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। अब जैसे कई बार अगर आप देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि अब देखो माइक्रोफिल्टर अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो उससे बैक्टीरिया और सस्पेंडेड सॉलिड्स तो आप बाहर निकल दोगे, मतलब आपको पानी कैसा दिखेगा, साफ दिखेगा, पर उसके अंदर वाटर तो होगा। उसके अलावा मोनोवेलेंट आपके आयंस होंगे, उसके अलावा मल्टीवेलेंट आयंस होंगे, और वायरसेस भी उसके अंदर चले जाएंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपके वायरसेस भी बाहर निकल जाते हैं। नैनो फिल्ट्रेशन में आपके कुछ मल्टीविटामिन अंदर चला मल्टीवेलेंट्स बॉन्ड्स मल्टीवेलेंट आयन अंदर की तरफ आते हैं, कुछ बाहर निकल जाते हैं। पर रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि केवल और केवल आपका वाटर अंदर आता है, उसके अलावा आपके मोनोवेलेंट आयंस, मल्टीवेलेंट आयंस, वायरसेस, बैक्टीरिया और सस्पेंडेड सॉलिड्स ही बाहर निकल जाते हैं। अब आप बोलोगे तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा नहीं है। जितने भी वाटर के अंदर आपके क्या होते हैं मिनरल्स वगैरह होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो आपके आरओ प्यूरीफायर होते हैं ना, उनमें अलग से क्या होता है एक मिनरल्स का दिया रहता है, उसे यानी फिल करना होता है हर 2, 3, 6 महीने में। तो मिनरल्स क्या होता है ऐड ऑन किए जाते हैं फिर पानी के अंदर, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस पानी के अलावा किसी चीज़ को भी क्या करता है अंदर जाने नहीं देता, सबको क्या करता है किल करते हुए चलता है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल इज यूज्ड इन द मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स में जो आपके होते हैं वो आपके कैसे रिचार्जेबल होते हैं, वो होते हैं आपके कैसे सेकेंडरी, जिन्हें बोला जाता है। तो दो तरीके के आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, तो मैं पढ़ लेता हूँ। इन इलेक्ट्रिक सेल्स केमिकल एनर्जी चेंज इन टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप जानते हैं केमिकल एनर्जी किसमें चेंज कर जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, व्हेन इट सेंड करंट इन द सर्किट। chemicals are present in the cells. There is a potential difference between the terminals of the cell. टर्मिनल्स बोला जाता है जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जैसे पॉजिटिव को हायर टर्मिनल बोला जाता है और नेगेटिव को आपको लोअर टर्मिनल बोला जाता है। द इलेक्ट्रिक सेल्स आर द टू टाइप्स, दो होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक कौन सा होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सेल्स क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन आर इरिवर्सिबल इन दिस टाइप ऑफ द सेल्स, दिस टाइप ऑफ द सेल मस्ट बी डिस्कार्डेड आफ्टर यूज एंड दे कैन नॉट बी रिचार्ज। आपने देखा जो नॉर्मल होते हैं जैसे आपके बोल सकते हैं रिमोट में लगते हैं, ठीक है ना, और बोल सकते हैं रिमोट में लग जाते हैं, और जैसे आपकी जो कौन सी घड़ी होती है उनमें लग जाती है। तो आप जानते हैं कि वो कैसे होते हैं, प्राइमरी होते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस वहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब एक बार यूज़ करते हो तो आपका यूज एंड थ्रो कंडीशन उसमें चलती है। जैसे सिंपल वोल्टिक सेल्स आ गए, डैनियल सेल्स हो गए, ड्राई सेल्स हो गए। सेकेंडरी इस तरीके के नहीं होते। द केमिकल रिएक्शन आर रिवर्सिबल इन दिस टाइप ऑफ द सेल्स एंड दे कैन बी रिचार्ज आफ्टर यूज। और आप क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते, लिथियम आयन बैटरी हो जाती है, ठीक है ना। मोबाइल फोन में जो आपके लगी वो कौन सी, लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। चलिए, तो ये था आपका वीडियो रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। तो इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। ऑल नोटिफिकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मेरे द्वारा मिलता जाएगा, जितनी वीडियो मैं बनाऊंगा उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाई चांस मिस होता है तो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक आप कर सकते हैं कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से, और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।